हेलो एवरीवन, दुनिया के प्लेटफॉर्म पे मैं अंकित यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आ जाओ, एक बार जल्दी से कनेक्ट हो जाओ सभी। उसके बाद जो है हम अपनी क्लास को कंटिन्यू कर लेते हैं। चलो जल्दी से एक बार अपनी अटेंडेंस दर्ज कराओ। उसके बाद जो है हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ऑडियो वीडियो क्वालिटी मेरे हिसाब से बेहतर जा रही है। यहाँ से दिखा दो एक बार कि कौन कौन जुड़ गया है। उसके बाद जो है हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कल हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसके अंदर जो है हमने एक्सटर्नल ऑर्गन के बारे में पढ़ लिया था। एक्सटर्नल ऑर्गन्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिर्फ यूट्रस के बारे में। ठीक है। थर्ड वन हमारा था असेसरी ऑर्गन। ठीक है। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो है इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर, यानी कि यूट्रस के ऊपर। ठीक है। ज्वाइन हो जाओ भाई जल्दी से सभी। जो है उसके बाद हम अपनी क्लास को कंटिन्यू कर लेते हैं। चलो, गुड इवनिंग। चलो दिखाओ कौन कौन जुड़ा है अभी। दो तीन बार मैं बुलाना पड़ता है तब जाके आप आते हो। जो आपका टाइम दिया गया है उस टाइम पे आप आ जाया करो बिना बुलाए, फिर बोलोगे सर कितना हो गया। ठीक है। और खास करके जो एमपीएसडब्ल्यू वाले बच्चे हैं जो नर्सिंग ऑफिसर के साथ में क्लास देख पा रहे हैं, वो भी जो है जल्दी आ जाया करो, क्योंकि ये क्लास जो है आपको रिकॉर्डेड सेक्शन में नहीं मिलेगी। आपका जो सिलेबस हो चुका है उसके अंदर जो है आपको ये सब क्लासेस हम ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर के अंदर जो बच्चे हैं वो अगर यहाँ पे नहीं भी देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड सेक्शन में क्लास चली जाएगी तो वो वहां भी देख पाएंगे। ठीक है। वर्षा यादव, गुड इवनिंग। चलो अपनी क्लास जो है इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं। मेरे हिसाब से जिनको आना था वो आ चुके होंगे, नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। जिसको नंबर दूसरे ऐड करवाने हैं वो मेरे पास में जो है मैसेज कर देना कि ये नंबर जो है आप ऐड कर देना, तो मैं कर पाऊंगा। ठीक है। ऐसे नहीं पता चल पाएगा। नंबर बता देना कि इसको जो है ग्रुप में ऐड कर देना, मैं कर दूंगा ऐड, ताकि जो है आपको इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाए। ठीक है। मंजू रानी, वंश, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। करें अपनी क्लास स्टार्ट कर लें। कमेंट सेक्शन में तो नहीं देख पाऊंगा मैं नंबरों को, क्योंकि जब क्लास खत्म होगी तो ये कमेंट सारे गायब हो जाएंगे। व्हाट्सएप पे कर देना मेरे पास में, व्हाट्सएप पे कर देना। ठीक है। चलो ज्योति मलिक, गुड इवनिंग। चलो, पहले हम पढ़ रहे थे कल की क्लास के अंदर जो है हमने इंटरनल जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स थे, यानी कि वो ऑर्गन्स जिनको हम अपनी नेक्ड आई से या बाहर से देख सकते हैं, उनको हमने जो है कल की क्लास के अंदर पढ़ लिया था। जिनके पास में नोटिफिकेशन नहीं भी गया होगा किसी कारणवश, क्योंकि जब हम ऐप डाउनलोड करते हैं उस समय हम जो है नोटिफिकेशन को डिनाई कर देते हैं, अलाउ नहीं करते हैं, तो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए मैंने जो है ग्रुप बनाया है, ताकि ग्रुप के अंदर मैं मैसेज डाल दूं, वो एटलीस्ट सभी के पास पहुंच जाएगा। और लगभग 1 घंटा या 40 मिनट पहले ही मैं डाल देता हूं, ताकि आप अपना काम
जो है उस हिसाब से निपटा सके और क्लास के अंदर जो है ज्वाइन कर जाएं। तो टाइमली आप क्लास के अंदर जो है आ जाया करें। ठीक है जी, चलो तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो हम बेसिकली पढ़ेंगे इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर। ठीक है, पहले मैं एक बार इंटरनल ऑर्गन्स जो है आपको डायग्राम दिखा देता हूं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, जिसके अंदर जो है आपको सारे ऑर्गन्स दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें एक ऑर्गन है आपका वजाइना। ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। वल्वा, वल्वा क्या होता है भाई? आउटर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, जो हमने कल पढ़ लिए थे उन्हीं को क्या बोला जाता है? वल्वा बोला जाता है या फिर पुडंडम बोला जाता है। ठीक है, पुडंडम बोला जाता है। दोनों का ही मतलब क्या हुआ कि आउटर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये यहाँ पे हमारे क्या है? आउटर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ से वजाइना स्टार्ट होती है, फिर यहाँ पे हमारा जो है यूट्रस है। ठीक है, उसके बाद में ये ओवरी आप देख पा रहे होंगे, ये ओवरी है, दोनों तरफ 2 ओवरी प्रेजेंट रहती हैं। और ये हमारी जो है फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब भी जो नंबर के अंदर कितनी होती है? हमारी 2 होती हैं। ठीक है, बीच में आप देख पा रहे होंगे कि हमारा एक ऑर्गन है यूट्रस। ठीक है, हमारा जो ऑर्गन है यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक पूरा जो ऑर्गन है, ठीक है, इसकी शेप किस तरीके से? ये ऐसे शेप होती है। ठीक है, ऐसी शेप होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है पियर शेप। ठीक है, पियर शेप। ठीक है, पियर का मतलब होता है नाशपाती के आकार का, कि उल्टी नाशपाती को रख दिया हो। ठीक है, पियर शेप। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास बेसिकली रहने वाली है वो रहने वाली है यूट्रस के ऊपर। ठीक है, हम यूट्रस के बारे में सारी चीजें जानेंगे, पढ़ेंगे। और यूट्रस आगे की क्लास में जब मैं ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी आपको पढ़ाऊं, जब भी यूट्रस का जिक्र आए तो आज की जो क्लास में रहने वाली चीजें हैं वो सारे आपके दिमाग में रहें। ठीक है, क्योंकि जो आप बेस तैयार कर लेते हो स्टार्टिंग से ही ऑर्गन्स का, ठीक है, फिर आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप पूछोगे जी कौन सा लिगामेंट है, क्या काम करता है, कौन सी जो यूट्रस की लेयर है, क्या बहुत सारी चीजें हैं यूट्रस के बारे में। ठीक है, यूट्रस सिर्फ अकेला यूट्रस जो है हम आज की क्लास के अंदर 40 से 45 मिनट के अंदर यूट्रस के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूट्रस लिख लेता हूं मैं कि यूट्रस क्या होता है। यूट्रस क्या होता है? ठीक है, तो यूट्रस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इट इज ए होलो मस्कुलर organ of फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, कि ये क्या है? इट इज ए होलो। होलो का मतलब होता है खाली, मस्कुलर मतलब मसल्स। ये जो एक खाली मसल्स वाला ऑर्गन है, किसका ऑर्गन है ये? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है ये एक ऑर्गन है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इन विच इम्प्लांटेशन अकर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है एंड ग्रोथ ऑफ फिटस टिल डिलीवरी। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आई? डेफिनेशन समझ में आई कि भाई ये एक होलो का मतलब खाली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, इन विच जिसके अंदर जो है इम्प्लांटेशन होता है और बच्चे की ग्रोथ होती है। यानी कि बच्चे को शेल्टर प्रोवाइड, बच्चे का शेल्टर किसको बोला जाता है? बच्चे का घर, छत किसको बोला जाता है? यूट्रस को बोला जाता है। ठीक है, यूट्रस के जो है 2 अलग अलग कॉमन से नाम होते हैं। एक आपने सुना होगा हिस्टेरा। ठीक है, एक आपने सुना होगा, दूसरा रहता है मेट्रा। 2 अलग अलग नाम से भी हम जो है इसको पुकारते हैं, हिस्टेरा या फिर हिस्टेरो, जो आप बोल सकते हो एज पर कन्वेंसिंग, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, हिस्टेरा या फिर मेट्रा जो है हमारे यूट्रस के ही अनदर अनदर नाम है। ठीक है, आपने एक टर्म सुनी होगी मेट्राइटिस। ठीक है, मेट्राइटिस। तो आपको पता है कि जी मेडिकल लाइन के अंदर जो बेसिकली हम पढ़ते हैं, जहां पे भी आर्टिस वर्ड लिख जाता है, आर्टिस वर्ड जो है लग जाता है,
वहां पे होता है क्या, आपकी इन्फ्लामेशन, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस। तो हम समझेंगे कि भाई मेट्राइटिस क्या होती है, यूट्रस के अंदर इन्फ्लामेशन आना मेट्राइटिस कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में आपका हिस्टेक्टमी, जो आपने कॉमन नाम सुना होगा, हिस्टेक्टमी, ठीक है। एक्टमी वर्ड जहां पे लग जाता है वहां पे हम क्या समझते हैं कि भाई रिमूव करना, रिमूव ऑफ यूट्रस, ठीक है। ये सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो सिंपल सा सिर्फ हमारे यहाँ बताने के सिर्फ दो ही मतलब है कि हमारा यूट्रस को ही हिस्टेरा बोला जाता है, यूट्रस को ही मेट्रा बोला जाता है, ठीक है। दोनों इसी के नाम है। जो टर्म यूज, मेनली टर्म यूज होती है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज मेट्राइटिस, तो आप लिखोगे इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस। पूछ लिया जाएगा व्हाट इज हिस्टेक्टमी, रिमूवल ऑफ यूट्रस, यूट्रस को जो है निकाल देना क्या कहलाती है, हमारी हिस्टेक्टमी कहलाती है, ठीक है। अब आज के टाइम में जो है फीमेल के अंदर बहुत ज्यादा ये हमें देखने को मिल रहा है, जैसे ही मेनोपॉज किए जाती है 45, 50, 55, तो हमें हिस्टेक्टमी करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो वो क्या मतलब, उसका जो यूट्रस है उसको निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको जो डेफिनेशन है या चीजें समझ में आई, देन हम जो है आगे चलते हैं, यूट्रस के बारे में और भी बहुत सारी जो बातें हैं वो आज पढ़ते हुए हम चलेंगे, ठीक है। बताओ एक बार समझ में आया कि नहीं आया, या सिर्फ समझने की एक्टिंग की है, एक बार बता दो, फिर जो है हम आगे की क्लास को अपने कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। यूट्रस के बारे में हम देखें तो यूट्रस का जो वजन होता है, वेट होता है, वो हमारा 60 ग्राम होता है, ठीक है, 60 ग्राम होता है। कब होता है, जब नॉन प्रेग्नेंट स्टेज होती है, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट या फिर स्टेज होती है, तब जो वजन है वो 60 ग्राम होता है, ठीक है। वेट जो है वो हमारा प्रेगनेंसी के अंदर 900 से 1000 ग्राम हो जाता है, कब, प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर, या मैं लिखूं टर्म के ऊपर, ठीक है। ये कब है, 37 वीक के ऊपर है ये भाई, ठीक है, 37 वीक के ऊपर है। ये सब्जेक्ट कौन सा है, ये ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी के अंदर गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। साथ साथ में हम जो है ओबीजी को साथ में लेकर रखेंगे, यानी कि जो जो चीजें प्रेगनेंसी में जो हमारे सामने आएंगी वो चीजें भी हम साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो वेट है वो हमारा 60 ग्राम नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में, 900 से 1000 ग्राम प्रेग्नेंट स्टेज में या टर्म के ऊपर जो है हमारा ये वजन होता है, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं कैपेसिटी की, ये जो जो हमारा यूट्रस है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, तो भाई नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में 5 से 10 ml जो है कैपेसिटी रहती है, कब, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट, ठीक है। कैपेसिटी जो है वो हमारी 5000 लीटर हो जाती है, कब, इन ए प्रेग्नेंट स्टेट, ठीक है भाई। ये चीजें समझ में आई। कैपेसिटी का मतलब होता है कि उसके अंदर जो मटेरियल है, चीजें हैं, वो कितनी आ सकती हैं, क्योंकि यूट्रस के अंदर ही क्या क्या आने वाला है आपका, लगभग 3 किलो 2.9 kg जो हमारे इंडिया के अंदर नॉर्मल बर्थ वेट होता है, एक जो है आपका जो है न्यूबॉर्न आने वाला है, एक बच्चा आने वाला है, साथ में आपका जो है प्लेसेंटा आने वाला है जिसका वजन 500 ग्राम है, ठीक है। अमनियोटिक फ्लूइड आने वाला है जो क्या है 1000 ग्राम, 800 से 1000 ग्राम जो है वो हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। 5000 ml रहेगा, ओहो सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है, मेरे को लगा 5000 ml या फिर 5 लीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योति मलिक ठीक बताया आपने, मैं शायद बोल रहा हूँ लेकिन लिखने में मैंने वो गलती कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कैपेसिटी क्या रहेगी हमारी, 5 लीटर कैपेसिटी होगी, और वो कैपेसिटी क्यों होती है वो चीजें हमने पढ़ ली है।
और हमने पढ़ा कि ये एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है। होलो का मतलब क्या होता है भाई, ये खाली, कि ये खाली मस्कुलर ऑर्गन है, क्योंकि सीधा सा मतलब है कि ये बना ही इसीलिए है कि इसकी ग्रोथ हो सके, ओवर स्ट्रेच हो सके, है ना। ये स्ट्रेच होता जाएगा, अपना साइज बढ़ाता जाएगा। जैसे जैसा जो हमारी ग्रोथ होती चली जाएगी, हमारी एम्ब्रियो की, हमारे फिटस की ग्रोथ होगी, वैसे वैसे इसका साइज भी बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, आपने एक टर्म सुनी होगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कि भाई एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या हुआ, जो इम्प्लांटेशन है वो हमारा यूट्रस में ना होकर के कहीं भी हो जाए, उसको बोला जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। तो वो पेनफुल क्यों होती है, क्योंकि जब जो ग्रोथ होती है हमारी एम्ब्रियो की, वो जब होना स्टार्ट होती है तो बाकी सारे ऑर्गन वो तो मस्कुलर तो हैं, लेकिन वो इतने मस्कुलर यानी कि इतने स्ट्रेच नहीं हो सकते कि वो बच्चे की ग्रोथ को अपने अंदर करवा सके। मान के चले फैलोपियन ट्यूब है, एब्डोमिनल है, ठीक है, सर्विक्स के अंदर है, वो इतने वो क्या होते हैं, अपनी स्ट्रेच नहीं करवा पाते, अपनी कैपेसिटी उनकी स्ट्रेच करने की नहीं होती, और वहां पे ग्रोथ होगी लेकिन वो ऑर्गन स्ट्रेच नहीं हो पाएगा, तो हमें दर्द देखने को मिलता है, लाइक नाइफ लाइक पेन, की किसी ने चक्कू मार दिया हो, इस तरीके का, मतलब बहुत खतरनाक वाला दर्द जो है वो हमें देखने को मिलता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। बाकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी जब हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में जो है बहुत सारी चीजें हम पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें शेप, शेप तो क्या रहेगी हमारी, पायरीफॉर्म शेप या फिर पियर शेप, ठीक है। प्रेगनेंसी के अंदर अगर मैं बात करूं, प्रेगनेंसी के अंदर मैं बात करूं कि भाई शेप कैसी रहेगी, तो 6 वीक के ऊपर जो आपके यूट्रस की शेप है वो लाइक हैंस एग, ठीक है। 8 वीक के ऊपर बात करूं तो आपकी रहेगी लाइक क्रिकेट बॉल। 12 वीक के ऊपर बात करूं तब आपकी रहेगी लाइक फीटल हेड। अगर मैं बात करूं कि भाई 37 वीक के ऊपर या टर्म के ऊपर क्या रहेगी, तब आपकी रहेगी लाइक फुटबॉल, ठीक है भाई। ये सारी चीजें जो हैं हमें याद करने वाली हैं, और आपको इन सब चीजों के बारे में तो बहुत बेहतर तरीके से जानकारी हो जानी चाहिए। ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि जो मैंने यहाँ चीजें जो समझाई हैं वो आपके समझ में आ रही होंगी, ठीक है। समझ में आ रही हैं या नहीं, बोलो हाँ समझ में आ रही है। उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा वेट, हमने पढ़ा कैपेसिटी, हमने पढ़ी शेप। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइज के बारे में कि साइज क्या होता है, ठीक है। तो साइज की मैं बात करूं, 7.5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2.5 जो हमारा साइज रहता है, कब, इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेज, ठीक है। कोई दिक्कत, ये जो साइज है हमारे यूट्रस का 7.5 हमने पढ़ा, वो हमें अभी इस डायग्राम में पढ़ेंगे कि यहां से लेकर के और यहां तक का जो लेंथ है वो रहती है हमारी 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से लेकर के और यहां तक की जो लेंथ है वो है हमारी 5 सेंटीमीटर। और बात करें हम थिकनेस की कि ये अंदर की तरफ कितना है, वो रहेगा आपका 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। वही चीजें जो है हमने यहाँ पे लिखी हैं, वही चीजें जो है हमने यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है। कि भाई 7.5 जो है हमारी लेंथ है, 5 है वो उसकी विड्थ है, 2.5 जो है वो उसकी थिकनेस है, ठीक है। 32 मल्टीप्लाई बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 10 ये होती है हमारी प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर, कब, टर्म के ऊपर, ठीक है। जब हमारी 37 वीक की जो प्रेगनेंसी है वो हो चुकी है, तब उसका जो साइज है वो हमारा होता है 32 सेंटीमीटर, क्योंकि वो क्या हो जाता है, ओवर स्ट्रेच हो जाता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है ना। मस्कुलर ऑर्गन है
तो ये जिसका जो साइज है वो हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। 32.2.3 मल्टीप्लाई बाई 10। उसके बाद में हम साइज की बात करें तो है 20 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 7.5। कब ये साइज कब रहता है हमारा? आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। डिलीवरी के बाद जो है हमें साइज देखने को मिलता है 20 गुणा 12 गुणा 7.5, ठीक है। ये हमने पढ़ा साइज के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं एंगल के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन जो है आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि जो यूट्रस, यहां पे जो एंगल बना हुआ है, यहां पे जो एंगल बना हुआ है सर्विक्स और वजाइना के बीच में, सर्विक्स और वजाइना के बीच में जो एंगल बना हुआ है वो कितने डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री। देखो बिल्कुल, ये क्या है हमारा? सर्विक्स है, और ये क्या है हमारा? ये हमने लिखा वजाइना है, ठीक है। तो ये एंगल जो है हमें पता करना है कि ये एंगल कितने का बना, ठीक है। तो आपको पता है, देखते ही पता चल जाता है 90 डिग्री का एंगल, तो ठीक है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इस एंगल को बोला जाता है एंटी वर्जन। क्या बोला जाता है भाई? एंटी वर्जन बोला जाता है, ठीक है। एक बात ये समझ में आई। दूसरी क्या है? ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल पूछ लिया जाता है। ये वाला एंगल किस किस के बीच में है भाई? हमारा सर्विक्स और यूट्रस के बीच में। सर्विक्स और यूट्रस के बीच में जो एंगल होता है वो हमारा 120 डिग्री का एंगल होता है। ये कितना डिग्री का है भाई? 120 डिग्री का। और इस एंगल को क्या बोला जाता है? एंटी फ्लेक्शन। एंटी फ्लेक्शन, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आपको याद करने पड़ेंगे कि भाई एंटी वर्जन एंगल किस किस के बीच में होता है। तब आप लिखोगे कि सर्विक्स और वजाइना के बीच में। और कितने डिग्री का एंगल होता है? तब आप लिखोगे जी 90 डिग्री का। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्विक्स और यूट्रस के बीच में कितने डिग्री का, तो 120 डिग्री का। क्या बोला जाता है? तो एंटी फ्लेक्शन बोला जाता है। ये आपको यहाँ पे जो है लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। एंगल मैंने आपको बता दिए, ये 90 डिग्री का है, ये 120 डिग्री का है, ठीक है। जो है आपके सर्विक्स के बीच में और यूट्रस के बीच में, ये इधर क्या है? यूट्रस है, ये क्या है? सर्विक्स है। और जो एंगल है वो आपको दिखाई दे रहा है 120 डिग्री, ठीक है भाई। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो हाँ, समझ में आ गई है ना। मैं हाँ भरवाता हुआ चलूंगा, फिर हम ये नहीं सुनेंगे कि जी मेरे को ये समझ में नहीं आया, ये वो समझ में नहीं आया। चीजें बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छी चीजें बताऊंगा, सारी एग्जाम ओरिएंटेड। आप कोई भी बुक जो है बुक उठा लोगे, सिंगल लाइन की बुक अगर आपने उठा ली, तो जो है आपके क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएंगे। आपको लगेगा कि ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि आपका मेन मोटो होना चाहिए सबसे पहले थ्योरी क्लियर करने का। कुछ बच्चे क्या करते हैं? एमसीक्यू की बुक उठा लाते हैं, ठीक है, कि एमसीक्यू में कर लूंगा, एमसीक्यू में कर लूंगा। भाई आप एमसीक्यू कितने कर लोगे? एक सिंपल सीधी सी बुक है, एक प्रीति अग्रवाल, आप वो खरीद भी लाए, उसके अंदर 9000 क्वेश्चन है। आपने जैसे तैसे करके 2 महीने में उसको पूरी को पढ़ लिया, और क्वेश्चन वाला देने वाला कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूं, कोई भी हो सकता है। वो उनको क्या करेगा? लैंग्वेज सीधी सीधी से देता नहीं। मान के चले थे 5-7 क्वेश्चन सीधी सीधी लैंग्वेज क्या जाएंगे, बाकी क्वेश्चनों में वो क्या करता है? लैंग्वेज घुमा देते हैं, है ना। कोई भी टीचर होगा, कोई भी बनाने वाला होगा, तो लैंग्वेज घूमेगी, सीधी सी बात है। अगर आपकी थ्योरी क्लियर है, आपने एमसीक्यू क्लियर कर रखे हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। रटने वाली कोई चीज नहीं है। जब आप सिलेबस आपका पूरा होगा तो आप ये बोलोगे कि जी मैं ओबीजी तो मैं पढ़ा लूंगा, है ना। हमने तो ये तक कॉन्फिडेंस दिया हुआ है बच्चों को, जब जो हमारी एकेडमी में आते हैं, कि जब हम उसको सब्जेक्ट करवाते हैं, पर्टिकुलर मैं मेरा बता देता हूं, मैं ओबीजी पढ़ाता हूं, मैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ाता हूं। उसके बाद में बच्चे खुद में खुद बोल देते हैं कि जी अगले बैच में तो मेरी क्लास लगा देना, मैं पढ़ा दूंगा, है ना। पढ़ाने तक का कॉन्फिडेंस हम बच्चे को दे देते हैं, ठीक है। तो कोई समस्या नहीं आएगी, चीजें आपको आपके हिसाब से मिलेंगी, कोई समस्या नहीं आएगी। फिर भी कुछ समस्या नहीं आती है, कुछ समझ नहीं आता है, तो हम हाजिर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें समझाएंगे, बताएंगे, ठीक है। जो आपने विश्वास दिखाया है, उस विश्वास को जो है हम
ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होगा, बहुत सा जो है हम उसको सिलेक्शन तक ले जाके छोड़ेंगे, इसका भी वादा है अगर आप कंटिन्यूटी बना के रखते हो तो। ठीक है, ये नहीं है बैच लेने का मतलब ये नहीं है कि आपका फोन जो है खुद में खुद पढ़ लेगा। ठीक है, क्लासेस आपको देखनी पड़ेंगी। अभी क्लासेस कम आ रही हैं, 2-3 दिन के बाद में जो है सैटरडे संडे आ गया, न्यू ईयर पे हमारे टीचर जो है थोड़ा सा बच्चों की छुट्टियां हो गई तो उनके अरेंजमेंट में लग गए इधर उधर। देन जैसे ही मंडे से जो है आपकी क्लासेस आनी स्टार्ट हो जाएंगी, 2 दिन 4 दिन 5 दिन में जो है 2 दिन 4 दिन के बाद में जो है आपकी क्लासेस आएंगी, वो धीरे धीरे इतनी जुड़ती हुई चली जाएंगी, तो रोज की क्लास रोज देखें, ये आप अपना नियम जो है कभी ना तोड़ें। ठीक है, कि आज एक दिन अगर आपने क्लास नहीं देखी तो फिर आप सोच लेना कि आप सिलेक्शन से जो है एक कदम पीछे चले गए हैं। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन से एक कदम पीछे क्यों? क्योंकि आज आपने 2 क्लास नहीं देखी, कल आपकी 4 जुड़ जाएंगी, फिर आपका दिमाग जो है थकावट मानेगा, उसको कंफर्ट चाहिए, वो सोचेगा कि आज मैं 2 क्लास ना देख करके मैं 1 क्लास देख लेता हूं, कल देख लूंगा, नेक्स्ट डे वो 5 हो जाएंगी, और ऐसे करते करते जो है आपकी 250-300 क्लास हो जाएंगी। ठीक है, और फिर लगेगा कि छोड़ो इसको, नहीं मैं तो एमसीक्यू पे चली जाती हूँ, एमसीक्यू पे चला जाता हूँ। तो ऐसा नहीं होगा, अपनी क्लास डेली की डेली देखें, एग्जाम से पहले आपका जो है सिलेबस कंप्लीट होगा, इस चीज की भी मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, सिलेबस पूरा हो जाएगा, कोई समस्या आपको जो है एग्जाम के अंदर नहीं आएगी, सिलेबस के अंदर नहीं आएगी। बस कंटिन्यूटी मत तोड़ना, सिर्फ बैच खरीद के छोड़ने से कोई मतलब बनता नहीं है। पैसे आपने खर्च किए हैं, उनको यूटिलाइज करो, सारे क्लासेस देखो, जो है यही क्लासेस जो है हम 20,000 25,000 35,000 के अंदर रोहतक के अंदर चलती हैं, वही आपको मिनिमल फीस में किसी ने जो है 2,500 में खरीदा होगा, किसी ने 4 में खरीदा होगा, किसी ने 5 में खरीद लिया होगा, ऑफर में जिसको जितने में भी मिला है वो कोई दिक्कत नहीं है। पैसा डजंट मैटर, पैसा कोई मैटर नहीं करेगा आपकी सक्सेस के लिए। ठीक है, आगे चलोगे 8th पे कमीशन लग जाएगा, तब तक आप जब आओगे, है ना, 1.25 लाख रुपए 1 लाख से ऊपर आपके अकाउंट में डला करेंगे, तो 100 200 500 रुपए से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है जी, चलो, तो यहां तक जो है हमने चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं पार्ट ऑफ यूट्रस। ठीक है, यूट्रस के अंदर भी जो है हमारे टोटल 4 पार्ट हैं, जिसके अंदर सबसे पहला पार्ट है फंडस। ठीक है, जो यहाँ पे मैं डायग्राम भी दिखा दूंगा, डायग्राम में भी दिखा दूंगा कि फंडस कौन सा पार्ट होता है। ठीक है, फंडस जो हमारा सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जिसकी लेंथ की अगर मैं बात करूं तो 1 से 1.5 सेंटीमीटर जो है फंडस की लेंथ होती है। ठीक है, सर्विक्स वाला एक बार दोबारा करवाओ, कौन से वाला? ये सिर्फ हम एंगल के बारे में पढ़ेंगे, ये सीधी सीधी लैंग्वेज है। अगर आप ऐसे याद कर पाते हो तो ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं कर पाते हो, चलो मैं बता देता हूँ। आपने लिखा कि जो है एक बार दोबारा करवा दो, समझ में नहीं आया, तो मैं बता देता हूं कि ये हमारे ऑर्गन्स के बीच में एंगल बने हुए हैं। ठीक है, ये जो एंटीवर्जन एंगल जो है, ये यहां से क्या है, आपका सर्विक्स है, ये पूरा यूट्रस है भाई, ये पूरा क्या है, यूट्रस है, और ये यूट्रस के नीचे वाला पार्ट क्या होता है, सर्विक्स होता है। यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक क्या है, आपका सर्विक्स है, और ये क्या है, आपकी वजाइना है। ठीक है, वजाइना और सर्विक्स के बीच में ये सीधा सीधा एंगल दिखाई दे रहा होगा। ऐसे जो एंगल बनता है, हमने बुक्स के अंदर पढ़ा होगा ना, ऐसे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का, है ना। तो ऐसा ही डायग्राम बना हुआ है, ऐसे करके ऐसे, ये क्या कितने डिग्री का एंगल हुआ, 90 डिग्री का। तो वही चीजें पूछी गई है कि भाई सर्विक्स के बीच में और वजाइना के बीच में, सर्विक्स के बीच में और वजाइना के बीच में, ये नीचे वाली वजाइना है, ये सर्विक्स है, ये कितने डिग्री का एंगल पूछा जाता है, तो 90 डिग्री का बनता है। और इस एंगल को क्या बोला जाता है, तो एंटीवर्जन एंगल बोला जाता है, एंगल ऑफ एंटीवर्जन। ठीक है, जो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये सीधे सीधे चीजें आपको जो है याद भी करनी है, बाकी समझने वाले भी आप समझ भी जाओगे। ऊपर क्या है, ये यूट्रस का ही है, यूट्रस ही है ये। ठीक है, और यूट्रस ये उसी का पार्ट है, क्या, सर्विक्स। तो सर्विक्स और यूट्रस के बीच में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का है ना। ये ऐसे लगा के चलते हैं, फिर ऐसे, ये जो एंगल बना ये कितने डिग्री का बना, 120 डिग्री का। ठीक है, कितने डिग्री का बना है,
120 डिग्री का। ठीक है, वही चीजें हमने पढ़ी और उस एंगल को क्या बोला जाता है, एंटी फ्लेक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, एंटी फ्लेक्शन बोला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंटी वर्जन जो एंगल है वो किस किस के बीच में होता है, तब आप लिखेंगे कि सर्विक्स और वजाइना के बीच में। एंटी वर्जन जो एंगल है वो कितने डिग्री का होता है, तब आप लिखेंगे कि 90 डिग्री का। सर्विक्स और यूट्रस के बीच में एंगल बनता है उसको क्या बोला जाता है, तब आप लिखेंगे कि एंटी फ्लेक्शन बोला जाता है। कितने डिग्री का बनता है, तब आप लिखेंगे 120 डिग्री का। ये बात आपके समझ में आई, फिर हम जो है आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हमने पढ़ा पार्ट ऑफ यूट्रस कि यूट्रस के जो पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो लिखा हुआ है फंडस। ठीक है, मैं डायग्राम दिखा देता हूं, फिर जो है आपके समझ में आ जाएगा। इसके जो ऊपर वाला पार्ट है, सबसे ऊपर जो पार्ट बना हुआ है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है फंडस। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा फंडस। ठीक है, ये पूरा जो है क्या कहलाता है, आपका फंडस कहलाता है। ठीक है, तो फंडस के बारे में हमने जो है पढ़ा कि भाई फंडस की जो लेंथ है वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर होती है। बाकी इसके अंदर कोई और चीजें जो है वो नहीं पूछी जाती। ठीक है, कि भाई उसके बाद में जो इसका दूसरा पार्ट है वो है बॉडी। ठीक है, बॉडी इसका इंपॉर्टेंट पार्ट रह जाता है, क्योंकि एक तो ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस है, दूसरा इसके अंदर इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, बॉडी के अंदर क्या होता है भाई, हमारा इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या हुआ, जो हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइज जो हुआ है वो आकर के हमारे यूट्रस के अंदर जो है आगे की जो ग्रोथ है वो कहां होनी है, यूट्रस में होनी है, और उसी को क्या बोला जाता है भाई, इम्प्लांटेशन बोला जाता है। ठीक है, और बॉडी की अगर मैं लेंथ की बात करूं तो 3.5 सेंटीमीटर, और ये लेंथ होने की वजह से यूट्रस का लार्जेस्ट पार्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए तब भी आप क्या लिखोगे कि जो बॉडी है वो यूट्रस का लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है, एक तो हो गया फंडस, दूसरा हो गया आपकी बॉडी। ठीक है, फंडस जो है जिसकी लेंथ की बात करूं तो मैं 1 से 1.5 सेंटीमीटर, फंडस की मैं बात करूं तो 3.5 सेंटीमीटर लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है, और इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन भी कहां, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर भी जो इसका पोस्टीरियर पार्ट है वहां पे इम्प्लांटेशन जो है वो होता है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड आता है आपका इस्थमस। इस्थमस जिसको क्या बोला जाता है, नेक ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स की क्या है, ये गर्दन है। ठीक है, जो सबसे छोटा पार्ट है, जिसकी लेंथ की मैं बात करूं तो 2.5 सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ होती है, वो बोला हमने क्या, इस्थमस। नेक ऑफ सर्विक्स 0.5 सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो ग्रोथ पूछ ली जाए कि प्रेगनेंसी के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ इसकी होती है, तब आप लिखोगे कि जी इस्थमस की होती है, और 3.5 सेंटीमीटर ये ऑर्गन जो है वो 0.5 सेंटीमीटर का था, उसका साइज जो है लगभग लगभग 7 गुना बढ़ गया है ना, 7 गुना तक जो है अपना साइज बढ़ा लेता है। साइज के हिसाब से सबसे ज्यादा जो ग्रोथ देखने को मिलती है वो हमें इस्थमस के अंदर जो है देखने को मिलती है। ठीक है, साइज के हिसाब से। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट जो बचता है वो है आपका सर्विक्स, जिसकी लेंथ की मैं बात करूं तो 2.5 टू 3 सेंटीमीटर जो है सर्विक्स की हमारी लेंथ होती है। सर्विक्स के अंदर जो है, सर्विक्स के अलग अलग जो है 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, जिसको बोला जाता है इंटरनल ओएस, सेकेंड वन इज एक्सटर्नल ओएस। ठीक है, इंटरनल ओएस, एक्सटर्नल ओएस और सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, 3 जो है हमारे सर्वाइकल कैनाल। सर्विक्स के हमारे पार्ट हैं इंटरनल ओएस, एक्सटर्नल ओएस और सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, उसके बारे में मैं बता देता हूं, एक बार डायग्राम में दिखाएंगे हम।
तो आपको जो है ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट जो है वो फंडस है, बीच का जो पार्ट है जिसके अंदर मायोमेटेरियम, पेरीमेटेरियम और एंडोमेटेरियम और लिखा होगा, ठीक है, ये एंडोमेटेरियम, ये अंदर वाला जो पार्ट है यहां तक का, इसको हम बोलते हैं क्या भाई, बॉडी। ठीक है, उसके बाद ये कहलाता है आपका इस्थमस ऑफ यूट्रस, और ये क्या है, हमारी जो है सर्विक्स है। सर्विक्स के अंदर जो है एक्सटर्नल ओएस, जो बाहर की तरफ ओपनिंग है, ओपनिंग को ओएस बोला जाता है। इंटरनल ओएस जो अंदर की तरफ खुलती है उसको जो है इंटरनल ओएस बोला जाता है, और बीच की जो कैनाल है उसको सर्वाइकल कैनाल बोला जाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। इंटरनल ओएस को एस्कोफ ओएस भी बोला जाता है। ठीक है, ये टर्म भी याद रख लेना, जो इंटरनल ओएस है उसी को एस्कोफ ओएस भी बोला जाता है। ठीक है, एस्कोफ ओएस, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज एस्कोफ ओएस, तो इंटरनल ओएस को ही जो है एस्कोफ ओएस बोला जाता है। यहां तक बात समझ में आई कि सिर्फ देखे जा रहे हो कि क्या चल रहा है सामने, है ना? एक एक पार्ट को जो है मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। उसके बाद में जब भी भविष्य में यूट्रस का जिक्र आएगा मैं तुमसे पूछूंगा सारी चीजें, ठीक है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो जो है यूट्रस के बारे में हम सारी चीजें आज ही पढ़ लेंगे। ठीक है, वैसे तो मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरा का पूरा जो है एक क्लास के अंदर 1.5 घंटे की क्लास में पूरा का पूरा पढ़ा देता हूँ, लेकिन मेरा पढ़ाने का मतलब क्या होना चाहिए कि आपको वो चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो उसके बाद में है रेशियो बिटवीन सर्विक्स एंड यूट्रस। रेशियो बिटवीन सर्विक्स एंड यूट्रस, सर्विक्स एंड यूट्रस के बीच में रेशियो, रेशियो का मतलब हुआ साइज से। ठीक है, कि इनका जो साइज है आपस में, वो उनका साइज, किसका साइज बड़ा होता है किसका छोटा होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्री जो है इंट्रा यूट्राइन, इंट्रा यूट्राइन, तब जो रेशियो है वो आपका रहेगा सर्विक्स 2 और यूट्रस 1, 2:1। कब? जब इंट्रा यूट्राइन है, यूट्रस के अंदर जो है हमारा जो फीमेल है, तब सर्विक्स जो है उसकी बड़ी रहेगी और यूट्रस जो है वो उसका छोटा रहेगा। साइज की बात कर रहा हूं एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम के ऊपर जो है जो हमारा यूट्रस है वो डबल हो जाता है, यानी कि 1:2। ये सर्विक्स है और ये आपका यूट्रस है। सर्विक्स और यूट्रस का रेशियो जो है हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं कि प्यूबर्टी के बाद में और मीनोपोज तक, मीनोपोज तक जो हमारा 1:3 जो हमारा रेशियो होता है सर्विक्स और यूट्रस के बीच में, वो 1:3 होता है इनके साइज के ऊपर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिया जाता है, एग्जाम के लिहाज से जो है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है भाई, यहां तक चीजें जो है आपके समझ में आई कि नहीं आई? फिर उसके बाद में जो है हम आगे पढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है साइन ऑफ ओवुलेशन। ठीक है, ओवुलेशन क्या होता है? ओवुलेशन क्या होता है, मैं आगे जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ाने के बाद में आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ाऊंगा, उस समय हमारे समझ में आएगा कि ओवुलेशन क्या होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए हम पढ़ेंगे सिर्फ साइन ऑफ ओवुलेशन की, ओवुलेशन के समय हमें क्या क्या दिखाई देता है। ठीक है, तो एक सबसे पहला जो साइन आता है वो है आपका पेल्विक पेन। ठीक है, जिसका क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन इज कॉल्ड, ओवुलेशन के दौरान होने वाला दर्द क्या कहलाता है? तब आप लिखोगे कि जी मिटल स्टीमर्ज, मिटल स्टीमर्ज साइन, मिटल स्टीमर साइन।
ठीक है, मिटलिस्सीमर साइन जो है वो देखा जाता है। पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन इज कॉल्ड मिटलिस्सीमर साइन, जो हमारा ओवुलेशन का एक साइन है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अगर आपकी 28 डेज की साइकिल है तो 14वें दिन आपका ओवुलेशन होता है। उसी दिन जो है अगर आपका मेल गैमेट्स आप मिल जाता है तो हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि हमारी जो मदर है वो कंसीव कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक तो हुआ हमारा पेल्विक पेन कि ओवुलेशन के दौरान जो है हमें दर्द होता है और उस दर्द को बोला जाता है मिटलिस्सीमर साइन। ठीक है, नेक्स्ट है बेसल बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज। बेसल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज का मतलब क्या हुआ कि ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से 0.5 टू 1 डिग्री सेल्सियस तक जो हमारा टेम्परेचर है वो हमें बढ़ा हुआ दिखाई देता है। तो इसको जो है एक मेन साइन ऑफ ओवुलेशन बोल दिया जाता है कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ, पेन हो ना हो, लेकिन जो हमारा ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से हमारा टेम्परेचर जो है वो बढ़ा हुआ दिखाई देता है। और कितना जी पूछ भी लिया जाए कि भाई कितना दिखाई देता है तो 0.5 टू 1 डिग्री सेल्सियस तक जो है हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन है आपका बास्केट साइन, बास्केट साइन। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बास्केट साइन क्या होता है। तो बास्केट साइन जो है वो ओवुलेशन को दर्शाता है, क्योंकि जो हमारी सर्विक्स होती है, जो हमारी सर्विक्स होती है ड्यूरिंग द ओवुलेशन, वो उसके अंदर एक ग्लैंड पाई जाती है एंडोसर्वाइकल ग्लैंड, जिसका नाम है एंडोसर्वाइकल ग्लैंड। ठीक है, जो सिक्रेशन करवाती है किसका, म्यूकस का सिक्रेशन करवाती है। और ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वो म्यूकस जो है वो हमारा थिक हो जाता है, उसको बोला जाता है बास्केट साइन। ठीक है, स्पाइना बास्केट साइन या बास्केट साइन। ठीक है, स्पाइना लिख लो आगे, स्पाइना बास्केट साइन। ठीक है, ये हमारे साइन होते हैं ड्यूरिंग द ओवुलेशन। ठीक है, बताओ भाई समझ में आया, चीजें समझ में आई, पढ़ी हुई चीजें हैं आपकी सारी, लेकिन हमने थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ा दिया। और ऐसी ऐसी मैं आशा करता हूं आप लोगों से कि सारी चीजें जो है आपके समझ में आ रही हूं। बोलो हाँ, समझ में आ रही है। उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं और आगे हम पढ़ेंगे लेयर ऑफ यूट्रस। यूट्रस की लेयर कौन कौन सी है। स्पाइना बास्केट साइन जो होता है सपना जी, जिसके अंदर जो हमारा सर्विक्स है उसके अंदर एक ग्लैंड होती है जिसको एंडोसर्वाइकल ग्लैंड बोला जाता है, जो म्यूकस का सीक्रेशन करवाती है। और जिसकी वजह से म्यूकस का सीक्रेशन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है आपस में मिल करके उस सीक्रेशन को थिक बना देते हैं। जो हम परवाजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तब हम फिंगर इंसर्ट करते हैं तो जो हमारा स्पाइन होता है वो बास्केट के जैसे दिखाई देता है, यानी कि गोलाकार में दिखाई देता है। ठीक है, इसीलिए इसको जो है अगर आपसे पूछ भी लिया जाए कि स्पाइना बास्केट जो साइन है उसको हम चेक कैसे करते हैं, तो थ्रू द परवाजाइनल एग्जामिनेशन, पीवी करके हम इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि बास्केट स्पाइना बास्केट साइन क्या है। ठीक है, किसका साइन है या ओवुलेशन का इनमें से कौन सा साइन है। ठीक है, उसके बाद की जो चीजें हैं वो थोड़ी सी अलग रह जाए, फिर भी आपको थोड़ा सा जो है इसका अंदाजा होना चाहिए। उसके बाद में है लेयर ऑफ यूट्रस, कि यूट्रस की कौन कौन सी लेयर जो है वो हमारी होती है। तो एक लेयर होती है पेरीमेटीरियम। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू। इट इज आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू इज कॉल्ड पेरीमेटीरियम। ठीक है, कि जो पेरीमेटीरियम जो है
अच्छा ठीक है, आपने लेयर के बारे में लिखा, मेरे को लगा 3 पता नहीं क्या लिख दिया। ठीक है पूजा, ठीक है। पेरीमेटेरियम क्या है कि ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है जो फाइब्रस टिश्यू से बनी हुई होती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो होती है हमारी पेरीमेटेरियम मायोमेटेरियम। ठीक है, मिडल लेयर होती है। ठीक है, मिडल लेयर ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड मायोमेटेरियम। ठीक है, जो किससे बनी हुई होती है भाई, हमारी स्मूथ मसल से बनी हुई होती है। स्मूथ मसल्स जिसके अंदर क्या होते हैं भाई, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, ये याद रख लेना कि कॉन्ट्रैक्शन जो है हमारे यूट्रस की कौन सी मसल्स के अंदर होते हैं, तब आप लिखोगे कि मायोमेटेरियम। ठीक है वर्षा, मायोमेटेरियम, एंडोमेटेरियम एंड पेरीमेटेरियम। ठीक है, आपने तीनों लिखा, बहुत बढ़िया। ठीक है, मायोमेटेरियम क्या है, मिडल लेयर है जिसके अंदर क्या आते हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन जो है पीजीआई एमएस रोहतक के अंदर 2020 में पूछा गया था कि भाई लिविंग लिगेचर जो है वो किसको बोला जाता है। लिविंग लिगेचर यानी कि जीवन से संबंधित यूट्रस की कौन सी ऐसी लेयर है जो जीवन से संबंधित मानी जाती है, तब आप लिखोगे कि मायोमेटेरियम लेयर जो है, यूट्रस की मिडल लेयर जो है वो जीवन से संबंधित है। अब आप पूछोगे कि क्यों, तो क्यों के बारे में मैं बता देता हूं कि जो आपकी मायोमेटेरियम है, जो आपकी मायोमेटेरियम है, ये पीपीएच से हमें बचाती है। किससे बचाती है, पीपीएच यानी पोस्टपार्टम हेमरेज ना होने देने में जो अहम रोल होता है वो हमारी मायोमेटेरियम का होता है। क्योंकि इसमें क्या, मायोमेटेरियम से हमारी जो आर्टरीज होती हैं, जब ऑक्सीटोसिन मायोमेटेरियम के ऊपर आता है, डिलीवरी के बाद हम ऑक्सीटोसिन देते हैं। ठीक है, जब वो ऑक्सीटोसिन आकर के क्या करता है, ऑक्सीटोसिन हमारे कॉन्ट्रैक्शन लेके आता है। ठीक है, और जो हमारी मायोमेटेरियम होती है वो लाइक फिगर ऑफ 8 के जैसे है ना, ऐसे होती है। ठीक है, इसके बीच में से जो है हमारी यूट्राइन आर्टरीज जाती रहती हैं। जब हमारी मायोमेटेरियम के पास में जो है कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो इनको जो है ये सिकोड़ यानी चिपका देती है, और जो ब्लीडिंग हमारी होनी चाहिए थी वो ब्लीडिंग हमारी नहीं हो पाती, यानी कि हम जो पीपीएच हमारा ब्लड जो है वो बाहर आना चाहिए था उसको नहीं आने देता। इसीलिए इसको जो है लिविंग लिगेचर भी बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मायोमेटेरियम को जो है लिविंग, बात समझ में आई कि नहीं आई, अब मेरे को बता दो। उसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्शन के लिए कुछ एंजाइम्स जिम्मेदार हैं, वो आपको जो है याद करने पड़ेंगे कि कौन सा एंजाइम है, कौन सा जो है मिनरल है, कौन सा प्रोटीन जो है कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए जिम्मेदार है ना। एक टर्म आई कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है, कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है। ठीक है, तो कौन सा एंजाइम है, भाई इससे धीरे तो क्या पढ़ाई है ना, पूरी चीजें क्लियर हो रही है। हाँ बिल्कुल, ज्योति मलिक ने लिखा एमएलसी के एंजाइम। ठीक है, मायोसिन लिंक चेन काइनेज। ठीक है, एमएलसी के एंजाइम जो है वो हमारा कॉन्ट्रैक्शन लाने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा मिनरल है जो कॉन्ट्रैक्शन लाने के लिए जिम्मेदार होता है, तब आप लिखेंगे कैल्शियम। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपसे सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सीधे सीधे जो है ये पूछे जा सकते हैं कि कौन सा जो एंजाइम है वो कॉन्ट्रैक्शन लेके आता है, कौन सा जो है मिनरल है जो कॉन्ट्रैक्शन लेके आता है, कौन सा जो प्रोटीन है जो कॉन्ट्रैक्शन लेके आता है। ठीक है,
एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, एंजाइम की बात करें तो इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आ सकती है MLCK, मिनरल, कैल्शियम, प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन। हाँ, अभी बताऊंगा, एंडोमेटेरियम के बारे में बताऊंगा। एंडोमेटेरियम अगला जो है एंडोमेटेरियम ही है हमारी। ठीक है, पहले जो कॉन्ट्रैक्शन वर्ड आ गया था तो उसके बारे में जो है हमने ये चीजें थोड़ी सी बता दी हैं। ठीक है, ये सीधे सीधे 3 क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम के लिहाज से पूछ भी लिए जाएंगे। सिंगल लाइन क्वेश्चन है कि कौन सा मिनरल है जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार है, कौन सा प्रोटीन है, कौन सा एंजाइम है। तीनों अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है, चीजें सारी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चीजें सारी मिल जाएंगी आपको, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद में है एंडोमेटेरियम। एंडोमेटेरियम क्या है? इनर मोस्ट लेयर जो है वो हमारी एंडोमेटेरियम कहलाती है। ठीक है, इसमें लिख भी लेंगे हम, छपा के नहीं छपा। ठीक है, एंडोमेटेरियम जो है लिख लेंगे, इट इज इनर मोस्ट लेयर, कि ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है जिसके अंदर क्या होती है? शेडिंग। शेडिंग कब होती है? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो एंडोमेटेरियम है वो हमारी टूटती है। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो उसी में भी यही आता है, इट इज ए साइक्लिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ड्यू टू शेडिंग ऑफ एंडोमेटेरियम एंड आउटफ्लो थ्रू द वजाइना इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। है ना, कि भाई मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो हमारी एंडोमेटेरियम है वो टूटती है और टूटने की वजह से जो हमारी ब्लीडिंग आती है, म्यूकस जो बाहर आते हैं, उसी को तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, वैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, कब टूटती है, कितनी बचती है, वो सारी चीजें जो है हम पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो है ये टूटती है। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के टाइम के ऊपर या प्रेगनेंसी के दौरान एंडोमेटेरियम को क्या बोला जाता है? तब आपका आंसर रहेगा कि जी डेसिडुआ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेसिडुआ। एंडोमेटेरियम इज कॉल्ड डेसिडुआ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, यहां पे चीजें, यहां तक जो चीजें हैं वो आपके समझ में आई कि नहीं आई? उसके बाद में जो है हम आगे पढ़ेंगे लिगामेंट्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? लिगामेंट्स। लिगामेंट्स का मतलब क्या होता है? जो सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है उसको लिगामेंट बोला जाता है। ठीक है, किसी भी दो चीजों के बीच में अगर उसको सपोर्ट करा के रखता है, यानी कि उसको अपनी जगह पर ही रखता है, उसको लिगामेंट बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो लिगामेंट है वो है हमारा ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट, नाम से ही पता चल रहा है कि जो लिगामेंट हमारा ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब क्या हुआ? बड़ा लिगामेंट। ठीक है, जो हमारे जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इट विल प्रोवाइड सपोर्ट किस किस को? यूट्रस को, फैलोपियन ट्यूब को और सर्विक्स को, जो है सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम जो करवाता है उसको बोला जाता है, उसको बोला जाता है ब्रॉड लिगामेंट। सीमा गुड इवनिंग, आपने तो बहुत देर कर दी। हमने जो है 54 मिनट की क्लास कंप्लीट कर ली है। ठीक है, मैसेज में पहले डाल चुका था, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं भी देख पाए तो आप जो है रिकॉर्डेड सेक्शन में जाके वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, मैसेज आपको मिल जाता है व्हाट्सएप के ऊपर। थोड़ा सा जो है पढ़ाई के लिए ही फोन को यूज कर लिया करो, अपने पास रखा करो ताकि जल्दी से जो है आपको पता चल जाए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो फर्स्ट आया हमारा ब्रॉड लिगामेंट, इट विल प्रोवाइड सपोर्ट टू द यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड लिगामेंट, इट इज कॉल्ड राउंड लिगामेंट, इट इज कॉल्ड राउंड लिगामेंट। ठीक है, जो हमारा राउंड लिगामेंट जो है वो जो है राउंड लिगामेंट जो है वो हमारे यूट्रस को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, इसीलिए इस लिगामेंट को जो है कार्डिनल लिगामेंट भी बोला जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि विच लिगामेंट इज कॉल्ड कार्डिनल लिगामेंट, तब आप लिखोगे राउंड लिगामेंट। और कार्डिनल का मतलब क्या होता है, क्या होता है भाई, कार्डिनल का मतलब क्या होता है, जरूरी। ठीक है, कि राउंड लिगामेंट जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, या फिर राउंड लिगामेंट को ही जो है बोला जाता है मैकन, RODTS, मैकन रोड्स। इसका मतलब क्या हुआ, राउंड लिगामेंट इज आल्सो कॉल्ड एज मैकन रोड्स, इट इज कार्डिनल लिगामेंट, इट विल फिक्स द यूट्रस, कि ये क्या करता है, हमारे यूट्रस को फिक्स कर देता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका थर्ड जो लिगामेंट है वो है प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। ठीक है, जो सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है हमारे सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड सर्विक्स के बीच में। ठीक है, सिम्फाइसिस, इट विल प्रोवाइड सपोर्ट बिटवीन सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड सर्विक्स इज कॉल्ड प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट जो है उसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट। ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, लिगामेंट का मतलब क्या हुआ, वही सेम जो है प्रोवाइड करवाना। ठीक है, पहले क्या लिखा हमने, ठीक है, राउंड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट के बारे में जो है ओनली सपोर्ट यूट्रस, इट विल फिक्स द यूट्रस। ठीक है, इसको ये मत लिखना, कार्डिनल लिगामेंट मत लिखना। ठीक है, सिर्फ मैं दोबारा बताता हूं एक बार राउंड लिगामेंट का, जो हमारा राउंड लिगामेंट है इट विल प्रोवाइड सपोर्ट टू यूट्रस, ये यूट्रस को सपोर्ट करवाता है, और यूट्रस के अंदर भी किसको, कोर्नुआ को। ठीक है, कोर्नुआ क्या होता है, जी जी अभी लिखवा रहा हूं ज्योति मलिक जी, वो थोड़ा जो है दिमाग से निकल गया था एक बार, है ना, अभी लिखवा देता हूं मैं। ठीक है, बहुत अच्छा आपने बताया। ठीक है, अभी मैं लिखवाता हूं उसको, है ना, कार्डिनल लिगामेंट जो है सर्वाइकल जो है उसको ट्रांसवर्स को बोला जाता है। तो यहाँ पे राउंड लिगामेंट जो है इट विल प्रोवाइड सपोर्ट टू द यूट्रस, और यूट्रस में अंदर किसको, कोर्नुआ को जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। और कोर्नुआ का जो दूसरा नाम होता है वो होता है ट्यूबल ओस्टिया। क्या भाई, ट्यूबल ओस्टिया।
और कोर्नुआ जो है, कोर्नुआ को पेस मेकर ऑफ यूट्रस भी बोला जाता है, पेस मेकर ऑफ यूट्रस भी बोला जाता है। ठीक है, कि यूट्रस का क्या है, पेस मेकर है। ठीक है, जैसे हार्ट का पेस मेकर किसको बोला गया है भाई, एसए नोड को, गेट कीपर किसको बोला गया है, एवी नोड को। ऐसे ही जो है यूट्रस का पेस मेकर किसको बोला जाता है, तब आप लिखोगे जी कोर्नुआ को बोला जाता है या फिर ट्यूबल ओस्टुआ को बोला जाता है। क्यों, पेस मेकर का काम क्या होता है, हार्ट के अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन लेके आने का और यूट्रस के अंदर भी जो है कॉन्ट्रैक्शन लेके आने का काम होता है, जिसको बोला जाएगा कि जो है पेस मेकर ऑफ यूट्रस। ठीक है, उसके बाद में इसको इतना लिखना है ना, पहले अगर आपने लिखा हो तो इसको यहां तक लिखना, उसके बाद में जो है हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। It is pubocervical ligament. It provides support between symphysis. It will provide support between symphysis, pubis and cervix. ठीक है, ट्रांसवर्स जो सर्वाइकल है इसको कार्डिनल लिगामेंट भी बोला जाता है। ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट को ही जो है कार्डिनल लिगामेंट बोला जाता है। कार्डिनल का मतलब जरूरी, जो क्या करता है, इट विल फिक्स द यूट्रस, जो क्या करता है, हमारे यूट्रस को फिक्स करता है। ठीक है, इसी को जो है मैकन रोड्स भी बोला जाता है, मैकन रोड्स, मैकन रोड्स भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा ब्रॉड लिगामेंट, उसके बाद में हमने पढ़ा राउंड लिगामेंट, उसके बाद में हमने पढ़ा ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, यूरेट्रो सैक्रल लिगामेंट। ठीक है, उसके बाद में बचता है हमारा यूटेरो सैक्रल लिगामेंट। ठीक है, तो लिगामेंट का मतलब वही सेम क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। तो ये किस किस के बीच में करवाता है भाई, हमारे यूट्रस एंड सैक्रम के बीच में जो है सपोर्ट, इट विल प्रोवाइड सपोर्ट, इट विल प्रोवाइड सपोर्ट बिटवीन यूट्रस एंड सैक्रम इज कॉल्ड यूटेरोसैक्रल लिगामेंट। ठीक है, ये हमारे लिगामेंट जो है 5, ये एग्जाम के लिहाज से थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए। ठीक है, एमपीएसडब्ल्यू वालों के लिए इतना जरूरी नहीं रहती ये चीजें। ठीक है, लेकिन नर्सिंग ऑफिसर के लिए थोड़ा सा जरूरी रह जाती है। उसके बाद में हम बात करें अबनॉर्मलिटी ऑफ यूट्रस। ठीक है, नेक्स्ट है अबनॉर्मलिटी ऑफ यूट्रस, कि हमारे यूट्रस के अंदर कौन कौन सी अबनॉर्मलिटी है जो देखने को मिलती है, जिसका मतलब हुआ फर्स्ट यूनिकोर्वेट यूट्रस, सेकंड वन इज बाइकोर्नुएट यूट्रस, नेक्स्ट वन इज सेप्टेट यूट्रस। ठीक है, ये यूट्रस के अंदर क्या है, अबनॉर्मलिटीज है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है क्या, अबॉर्शन या मिसकैरेज। क्योंकि जो हमारा इम्प्लांटेशन होता है वो कहाँ होता है भाई, यूट्रस के अंदर होता है। और उनकी अबनॉर्मलिटी है जिनमें यूनिकोर्नुएट यानी कि कोर्नुआ जो है वो एक है, बाइकोर्नुएट की कोर्नुआ तो 2 है लेकिन वो फ्यूज नहीं हो रहे हैं, अभी तक जो है वो जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, उसको बोला जाता है बाइकोर्नुएट यूट्रस। और सेप्टेट यूट्रस के अंदर क्या होगा कि वो 2 अलग अलग यूट्रस जो है वो हमें दिखाई देते हैं, बीच में जो यूट्रस का हमारा बीच रहता है उसके बीच में जो है हमें सेपरेशन दिखाई देता है। ठीक है, उसके बीच में जो है हमें यहां से ऐसे सेपरेट होते हुए दिखाई देते हैं, जिनको बोला जाता है सेप्टेट यूट्रस। ठीक है, बाकी इनके बारे में भी जो है हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, इनके डायग्राम जो है जब मैं अबॉर्शन पढ़ाऊंगा उस टाइम पे मैं इन सबके यूनिकोर्नुएट कैसा होता है, बाइकोर्नुएट कैसा होता है, सेप्टेट कैसा होता है, एसरमैन सिंड्रोम क्या है, वो सारी चीजें जो है हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, फिलहाल इनकी जो है अबनॉर्मलिटी याद रख लेना कि जो हमारा कोर्नुआ होता है, जो यूट्रस के अंदर 2 कोर्नुआ होते हैं, 2 कोर्नुआ प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है,
जिसके यहाँ पे भी बाइकोर्नुएट ही है, लेकिन ये क्या हुए, फ्यूज नहीं हो रखे, ठीक है, इसलिए जो है ये अबनॉर्मलिटी है, और अबनॉर्मलिटी की वजह से जो है हमें अबॉर्शन या मिसगैरेज देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें कि यूट्रस के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो कैसे होती है, यूट्रस के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो कैसे होती है, तब होती है भाई यूट्राइन आर्टरी और यूट्राइन वेन के थ्रू, ठीक है, उनका नाम क्या है, यूट्राइन आर्टरी और यूट्राइन वेन, ठीक है। उसके बाद में यूट्राइन आर्टरी यूट्राइन वेन से जो है इनके अंदर ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। उसके बाद में कुछ टर्म्स हैं जो यूट्रस से रिलेटेड ही है, ठीक है, जो मैंने पहले भी बताया, हिस्टेक्टमी, हिस्टेक्टमी मतलब रिमूवल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड हिस्टेक्टमी, ठीक है। पार्शियल हिस्टेक्टमी, इसी में एक और पूछ लिया जाता है, पार्शियल हिस्टेक्टमी, पार्शियल का मतलब क्या हुआ कि पूरा जो यूट्रस है वो रिमूव नहीं होता, पार्शियल का मतलब क्या होता है, लगभग आधा या आधे से ज्यादा, ठीक है। तो यहां पे क्या रहेगा, पार्शियल हिस्टेक्टमी के अंदर क्या रहेगा कि जो रिमूवल ऑफ यूट्रस विदाउट सर्विक्स इज कॉल्ड एज पार्शियल हिस्टेक्टमी, ठीक है भाई। तो यहां पे आपका जो है यूट्रस का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, आगे कभी भी यूट्रस आएगा तो आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन पूछूंगा मैं, क्योंकि सारी चीजें मैं जो है आपको बता चुका हूं। आगे जैसे जैसे हम जो है ओबीजी पढ़ेंगे ये सारी चीजें मेनली यूट्रस से तो आएंगी ही आएंगी, ठीक है, सारी चीजें जो है वो पूछी जाएंगी, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारी जो यूट्रस की क्लास है, यूट्रस है वो यहीं पे खत्म होता है। कल की क्लास के अंदर जो अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हमारे बचते हैं, ठीक है, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा, 5 डे वीक क्लास लगेंगी, सप्ताह में 5 दिन आपकी क्लासेस रहेंगी। मंडे को जो है मैं इसी के अंदर जो है आगे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन के अलावा जो है वो छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं जो हम एक क्लास के अंदर ही उन तीनों को जो है कवर कर लेंगे। तो उसके बाद में हमारा एक्सेसरी ऑर्गन रहेगा, देन जो है आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो क्लास के अंदर कंटिन्यूटी बनाए रखें, जितना जो टाइम आपको दिया जाता है लाइव क्लास का, तो उसमें जो है आप जुड़े, या फिर आप नहीं भी देख पाते तो रिकॉर्डेड क्लास जो है जरूर देखें, ठीक है भाई। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।